हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि कल आई है हम लोग के बीच में। और बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी। एक्चुअली में क्या है कि कल 10 बजे तो नवदीप ने मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लास ली है, हमें समझाया है, पर उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों ने मुझसे पर्सनल पूछा। तो मैं उन डाउट को पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जो चीज़ें मैम ने बताई हैं वो सब हमको समझ में आ गई, पर उसके अलावा भी जो है कुछ कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, बार बार एक ही चीज़ को पूछने की कोशिश कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो टॉपिक्स इसमें सिर्फ कवर करूँ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कंप्लीट एनालिसिस है जो नवदीप मैम ने कराया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डिटेल अगर आपको समझना चाहते हैं एक सवा एक घंटा, तो आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जिसमें दिक्कत आ रही है, जैसे 5+3+3+4, ये बहुत ज़्यादा लोग, ये जो सिस्टम है 5+3+3+4, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पीएचडी एमफिल जो हमारा चैनल का मेन एजेंडा है, क्या है पीएचडी मैंडेटरी है या नहीं है, एमफिल का क्या है, कोर्स है क्या नहीं है, क्या कैसा है। यहाँ एक बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम एमफिल कर रहे हैं, अभी हमने डीयू से एमफिल डाल दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमारा 1 साल हो चुका है एमफिल का, अब क्या करें, हम छोड़ दें। तो ये सारी क्वेरीज मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मैं सॉल्व करूँ। सारी क्वेरीज मेरे मन में है, मैंने लिख लिया है एक जगह, और उन सब क्वेरीज़ को मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि क्या कहते हैं, आगे जाकर के किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम्स में चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी नई रेगुलेटरी बॉडीज़ को एबॉलिश करके कौन सी एक अथॉरिटी बनी है जो आगे जा कर के हमको रेगुलेट करने वाली है। जीडीपी का परसेंटेज, नेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेट क्या है, मैंडेटरी है या नहीं, क्या अफवाह है या सच है ये। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। बेल आइकन को भी हिट करिए, इससे जब भी हम यहाँ पे हमारा प्रीमियर हो तो आप यहाँ पे आएँ और हमसे चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो चैट चल रही होती है और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप यहाँ भी जो है क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्वेरी आपकी नहीं सॉल्व हो पाई तो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें वीडियोज़ और पीडीएफ सारी दी हुई हैं, आपकी सहूलियत के लिए दी हुई हैं, उसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िए। चलिए, ब्लैंक्स यहाँ पे स्लाइड्स हैं। क्यों ब्लैंक स्लाइड, क्यों पीडीएफ क्यों नहीं आई? क्योंकि पीडीएफ मैंने देखा ग्रुप में कम से कम 20-20, 25-25 पीडीएफ आई हुई हैं, पर यही है, समझे कौन, उसको पढ़े कौन। तो मैं आपके सामने हूँ, मैंने उसको स्टडी किया है, और मेन एस्पेक्ट जिस पे दिक्कत आ रही है, जो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया वो तो हमको समझ में आई है, पर जो दिक्कत वाली चीज़ें हैं जिसमें अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं अपनी हैंड राइटिंग से आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको बस अपना ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई है? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, बिकॉज ये नीड थी हमारी कंट्री की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस हों। 34 ईयर्स के बाद बोला जा रहा है, हम लोग पढ़ते भी हायर एजुकेशन में 1986 राजीव गांधी का जो जी का जो दौर था, उस टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स आए थे, और अब जाके वो अमेंडमेंट आए हैं। और आप देख लीजिए कि फ़ॉरेन में जिस तरीके से लोग होते हैं, आप देखो साइंटिस्ट हो गए या किसी भी हम लोग इंसान की बात करें तो रिसर्चर्स हो गए, वो सब क्या है कि जो डिस्कवरीज होती हैं वो सब लोग फ़ॉरेन में ज़्यादा होती हैं, है ना। और यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, होती भी हैं तो बाद में होती हैं, पहले वो पहल हमेशा कर देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज उनके अंदर रोट लर्निंग नहीं है जो हमारे अंदर बस आई हुई है। हम लोग बचपन में हम अगर अपनी बात करें, हम अपनी एज की बात करें, जो लोग 23 से 28 के बीच में, 27 28 के बीच में, तो हम अगर अपनी बात करें तो हमारे बचपन में क्या हुआ करता था, रोड लर्निंग होती थी, टीचर बोर्ड पे लिख देता था आंसर, हम लोग भी लिख देते थे आंसर, बस उसका रट्टाफिकेशन होती थी, रोड लर्निंग होती थी। और रोड लर्निंग करने के बाद यहाँ हमारा ओरल हो जाता था, और हम लोग इतना ज़्यादा कंठस्थ करके जाते थे, मम्मी बोलती थी चलो अब आंसर याद किया, चलो सुनाओ। हम लोग को पता भी नहीं है हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस रट्टाफिकेशन हुई है, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, और हम लोग वहाँ पर जाके लिखाते थे। हमारी जो बेसिस ही यही है कि हम लोग ने रट्टाफिकेशन किया है, और उसको हम आगे जा कर के कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके बलबूते पे बहुत सारे लोग आगे भी चले गए हैं। किसी लोग को बोलते हैं ना, हम लोग बहुत सारे लोग, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग बोलते हैं तो रट्टूत होता है, वो इतना सॉलिड रट्टाफिकेशन कर लेता था कि वो आगे बढ़ जाता है। पर अब ये सब चीज़ें शायद ये लोग जो अपना रहे हैं रोड लर्निंग या इसके बलबूते पे जो लोग आगे जाते थे उनके लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए हैं, और बहुत अच्छे अमेंडमेंट आए हैं, जिससे हमारे, अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन तो हैं वो तो अब बड़े हो गए हैं,
है ना, वो तो अब है ना LKG UKG में तो नहीं है, तो उनके लिए हमारे जो बच्चे आने वाले हैं उनको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, और उनका जो है वो हम दिस एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प देम टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, तो चलिए उनके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अगर अपन बात करें जो एजेंडा है हमारा हायर एजुकेशन की, अगर अपन बात करते हैं, वो हायर एजुकेशन का एजेंडा ये है कि 2035 तक, है ना, 2000 रमेश जी जो है, रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बोला 2035 तक 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होना चाहिए एजुकेशन की तरफ, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ कितना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, 26.3% है अभी, ओनली 26.3% है सिर्फ हमारा एनरोलमेंट हायर एजुकेशन का, जो कि वो बोल रहे हैं 2035 तक 50% होना चाहिए। समझ आए, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अप्रॉक्स ऑफ डबल, राइट। तो इसको मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि इसको डबल करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए इतने सारे जो है अमेंडमेंट्स लाए गए हैं रमेश जी के द्वारा। दूसरी चीज़ क्या थी, राइट टू एजुकेशन। हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन मतलब 5 to 14 ईयर्स। ठीक है, यहाँ राइट ऑफ एजुकेशन आ रहा है, मतलब राइट टू एजुकेशन मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि ये एज होती है, यहाँ पे क्या रहता है कि 5 साल का जो बच्चा होता है और सिर्फ 14 साल तक का जो एज होती है उसके बीच में ही हम लोग राइट टू एजुकेशन करते हैं। उसके बाद फिर बच्चा जो करता है करे, गलत संगति में जा रहा है गलत संगति में जाता रहे, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पे जो ये कॉम्प्रीहेंसिव जो आप लोग बोल रहे हो 5+3+3+4 ये जो हुआ है, ये इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग की है कि जैसे बच्चा जो है 3 साल का हो जाए, 3 साल का होने के बाद जब वो स्कूल जाने लगेगा, टिल जब तक वो 12th क्लास में होगा, तब उसके अंदर जो ये प्रिलिमिनरी स्टेज होती है ना, हम कोई गरम चीज़, हम कुछ लोहा गरम कर रहे हैं, उसको हम मोल्ड करना चाहते हैं, अगर वो गरम होगा शुरुआती स्टेज में, अगर हम उसको गरम कर देंगे या गरम में हम उसको मोल्ड कर देंगे तो वो मोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो वो मोल्ड नहीं हो सकता। तो अगर किसी बच्चे का बेस ही अगर कमज़ोर है, आज की डेट में भी हम लोग लिटरली, दिस इज फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी कई बार ऐसा होता है मुश्किल डिजिट आ जाता है तो हम लोग कैलकुलेटर की तरफ दौड़ते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो है ना, किसी को बोल दो 573 × 674 × 9 क्या होता है आंसर, तो हम लोग भी कई बार ऐसे घबरा जाते हैं, हमारा मन पहले से ही हार मान लेता है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग में, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है। पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी बेसिक इतनी स्ट्रांग होती है, जिनका एजुकेशन सिस्टम स्कूल का इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई इतनी स्ट्रांग तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है जनरेट होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि बचपन से लेकर के 18 साल की उम्र तक, जब तक हमारी 12th पास नहीं हो जाती, रमेश जी ने बोला है कि हम बच्चों का हाथ थाम के रखेंगे और पूरा उनके ऊपर वर्क किया जाएगा, जिससे आगे जा करके जब वो कॉलेज में जाएंगे या फिर जब वो जॉब करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे है, बेरोजगारी लोगों की बढ़ती जा रही है। इंडिया पॉवर्टी और बेरोजगारी के लिए तो फेमस ही हो चुका है एक तरीके से। ये सब क्या है, ये सब यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, नींव से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी कोई बात होगी। वो नींव क्या है कि ऐसा इंसान को बताओ, है ना, हमको नहीं पढ़ना सोशल साइंस, फिर भी ज़बरदस्ती जबरन हमको बोला जाता है, हमें हम लोग जब छोटे थे कि हमें नहीं इंटरेस्ट उस चीज़ में, फिर भी हमको बोला जाता है कि हमें यही चीज़ करनी है। क्यों? हाँ, मेरा इंटरेस्ट गाने में है तो मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो फिर अगर गाना गाना चाहते ही हूँ तो बचपन में जो है मास्टर्स में हमारा सिर्फ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वगैरह क्यों होता है, और आप नेट ले रहे हो उसमें म्यूज़िक भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक से वो स्टार्ट करना चाहता है। तो मैं आपको एक तरीके से अभी एक एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, पर इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़ करके। सबसे पहली चीज़ जो दिक्कत आ रही थी, सबसे ज़्यादा बार पता नहीं किसने लिखा था जो प्रॉब्लम, वो ये थी कि सर टेल मी समथिंग अबाउट 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बच्चा पैदा हुआ 0 to 3, हम सब लोग क्या करते हैं, 3 साल तक बच्चा हमारे पास ही रहता है, मतलब पेरेंट्स के पास ही रहता है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग बच्चों को पोएम सिखाते रहते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं, या फिर है ना काउंटिंग सिखाते रहते हैं, ये सब चीज़ें। तो पोखरियाल जी ने बोला है कि तब तक आप अपने लेवल पे जितना बच्चा समझ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी मत करो। तभी तो क्या है कि आज की डेट में स्कूल्स वगैरह के लिए जूम ऐप में क्लासेस लेना बंद कराते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स एट द वेरी अर्ली स्टेज आर गेटिंग इन टू डिप्रेशन, आर गेटिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया है इन्होंने, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला है कि बिल्कुल जूम में क्लासेस नहीं होंगी, बच्चों को रिलैक्स होने दो। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, जो कि बच्चों को बिल्कुल छोटे से ही नर्सरी से अगर मैं बात करूँ तब से उन्होंने बताया हुआ, 0 to 3 जो उम्र है उसमें बच्चे जो क्या करें, उसमें बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से पढ़ें, अपने पेरेंट्स से बेसिक चीज़ें समझें। उसके बाद चलो अब आ गया है स्कूल का रोल, अब स्कूल आ चुका है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है आपका 5, ये वाला 5 जो है, ये 5 आ चुका है यहाँ पे। यहाँ बोल रहे हैं कि नर्सरी
है ना, KG1 जिसे LKG अपन कहते हैं, UKG जिसे KG2 अपन कहते हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। यहाँ पे आप उनको एक तरीके से बेसिक लिटरेसी दीजिए। बेसिक लिटरेसी मतलब एक चीज़ एजेंडा बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिक मतलब आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं हम लोगों ने देखे हैं जो कि एक सही तरीके से किसी एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते हैं। जस्ट इमेजिन, है ना, ये बहुत हम लोग देखते हैं, एक अच्छी खासी उम्र होती है, 35 ईयर्स हो गई होती है, वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते किसी चीज़ के बारे में। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ गुड रीडिंग स्किल्स। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हम लोग आज भी जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं NET-JRF की अगर बात करें तो हम लोग को आज भी बहुत सारे जो है वर्ड्स के बारे में नहीं पता हुआ, हम लोग ना मुश्किल आ जाती है हमारे लिए, हम डिक्शनरी का साथ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि ये जो 5 साल हैं इसमें बेसिक लिटरेसी मतलब आप उनको रीड करना सिखाइए, कैसे कोई चीज़ को बोला जाता है ये सिखाइए, ऑब्जेक्ट सिखाइए, है ना, उनसे फेमिलियर करवाइए चीज़ों को। ये मतलब यहाँ एक तरीके से ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है। ठीक है, बेसिक पे पहले आप काम करो, तभी तो आप उस पर हाई लेवल, अगर आप उसको आगे जा करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले बताने वाले हो, बचपन में ही आप वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, मतलब उनका जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा, वो इस तरीके से डिज़ाइनिंग होगा, दे आर फोकस्ड मोर ऑन रीडिंग स्किल्स। एक इंसान को मार्क्स मिल जाएंगे, पहले हम लोग तो बचपन में क्या होते थे, ओरल होते थे, ये होते थे वो होते थे। अब क्या है, अब जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि चलो आपने ये पैराग्राफ अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो आपको मार्क्स मिल गए, आप पास हो गए। बिकॉज एक ही चीज़ पे फोकस किया ना, खिचड़ी नहीं पकाई, यहाँ पे 50 चीज़ें ऐड कर दी आपने और बच्चा किसी में परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 5 साल हैं इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स, यू हैव टू बी फेमिलियर विद द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये 5 साल आपके हो गए, इसमें इस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग करनी है। अब आ गए ये 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब आ गए अपन थर्ड में। आई होप मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ जिससे डार्क अपने को लगे। अब यहाँ पे आ गए अपन 5 कंप्लीट हो चुका है, अब आ गया अपना 3 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास तो हो चुकी थी, फोर्थ क्लास, है ना, एंड फिफ्थ क्लास। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बोला गया है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि टीचर चाहें, पहले चीज़ तो मैं बता देता हूँ, ये दोनों के लिए लागू है, ये 5 के लिए भी लागू है और 3 के लिए भी लागू है। वो ये है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ा सकते हैं। जैसे पंजाब के लोग हैं, वहाँ पंजाबी भी होती है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास तक ही होगी। अगर आप साउथ के हो, तमिलनाडु के हो तो तमिल हो गई, और कोई लैंग्वेज हो गई, मराठी हो गई, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो तो आप जो मतलब टीचर्स जो हैं दे कैन टीच इन देयर रीजनल लैंग्वेज एज वेल। ये उन्होंने एक तरीके से इनको रिलैक्सेशन दे दिया, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, जिससे वो रीजनल लैंग्वेज से भी फेमिलियर हो। याद करिए हम लोग ने, है ना, ओरिएंटल स्टडीज़ वगैरह पढ़ा हुआ है, उसमें क्या था, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो देवनागरी और मतलब मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ऐसी लैंग्वेजेस थी जो कि हम भूल चुके हैं, पाली और पता नहीं कौन कौन सी उसके लिखने का तरीका होता था, वो कैसे डिफरेंट। संस्कृत देख लीजिए, आज भी हम लोग को बालम 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 जो भी होता था, मेरे को तो याद नहीं है, हम लोग भी आज की डेट में वो सब चीज़ें क्या है कि भूल चुके हैं। तो हम लोग को ये बोला गया है, क्यों, हम लोग की संस्कृत तो है 2 या 3 साल ही हुआ करती थी, ऐसा करके जो भी होता था। पर यहाँ पर बोला गया है कि आप 5 from the very starting, from the nursery to class 5th you can teach in your regional language as well, ये डिबेट दी गई है। चलो, अब 3rd 4th और 5th क्लास में क्या किया है, अब इसमें यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको खेल के पढ़ाया जाएगा, है ना, लर्निंग बाय डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज़, लर्निंग बाय डूइंग सम प्लेइंग एक्टिविटीज़, लर्न बाय प्ले। हम लोग आजकल देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स जो हैं इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, खेल खेल में वो सीखते हैं। टीम वर्क आपको सिखाना है, या टीम वर्क तो बहुत हाई लेवल कुछ हो गया, आपको एडिशन सिखाना है, तो अभी एक बंदा है ना, एक बच्चा है छोटा, उसके बाद एक और बच्चा ऐड हुआ, एक और बच्चा एक इसमें ऐड हुआ, तो ये कितने हैं 1, ये है 2, ये है 3, तो कितने होगा 3, ऐसे ही फिर 1 1 1। तो ऐसे करते करते हम लोग खेल खेल में बच्चों को भी मज़ा आएगा। चलो अब टीचर नचवा रही है, कभी इधर नाच रहे हैं कभी इधर नाच रहे हैं, माइनस में भगा रही है और प्लस में हम लोग को ऐड करवा रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमको टीचर करे, तो हम लोग को भी उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसे करके आप एक्टिविटीज़ खिलाओ जिससे बच्चों को करवाओ, जिससे बच्चों को प्रेशराइज्ड फील ना हो बहुत ज़्यादा। छोटे से बच्चों को इतना ज़्यादा जूम ऐप पे और आप लोगों ने आंखें उसकी ख़राब करने पे तुले हो आप लोग, ऐसे मत कराओ, ये सब चीज़ें आप कराओ। कोविड का केस है तो अलग बात है, तो उस केस में जो है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहें और पेरेंट्स जो है कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ाई के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd to 5th क्लास। इसमें क्या करना है, यू हैव टू टीच, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप अपना पढ़ा सकते हो जो भी सिलेबस है, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्लेइंग एक्टिविटीज सो दैट इट विल बी लॉन्ग टर्म इन लर्निंग, है ना, लॉन्ग टर्म लर्निंग होनी चाहिए। अब आ गए हम लोग 6th क्लास में। ठीक है, अब क्या है, पहले 5 हो गया, 3, अब 3 एक और बचा हुआ है। अब ये क्या है 3, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेड से 3, मतलब 6th 7th एंड 8th क्लास, ये 3rd यहाँ पे एक आ गया।
अब 6, 7 और 8th क्लास में क्या है, बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है कि कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है। कोडिंग वोडिंग क्या होता है, मैंने खुद 11th क्लास में जो मेरा स्पेशलाइजेशन था वो कंप्यूटर था, है ना, उसमें इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस था। उसमें क्या था कि हम लोग विजुअल बेसिक में कोडिंग करते थे, गेम वगैरह भी हम लोगों ने बनाए हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो ये अब 11th 12th की बात ना करो, अब आप 6, 7, 8 की बात करो, इससे बचपन से ही बच्चों के मन में वो इंटेलेक्चुअल स्किल हो जाए। आजकल मैं देखता हूँ रिसर्च स्कॉलर वो बंदा कर रहा है और इंटेलेक्चुअल स्किल नहीं उसके पास, टीपा टापी करता है, कॉपी पेस्ट करता है जगह जगह से और अपना रिसर्च पेपर बना लेता है वो। ये क्या है, ये बचपन की ही उसकी परवरिश ऐसी है, बचपन से ही उसको इस तरीके से मोल्ड किया गया है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे पहली चीज़ पे क्या फोकस किया है कि कोडिंग मतलब ये नहीं कि कोडिंग बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो। कोडिंग मतलब उसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल स्किल लेके आओ कि ये चीज़ ऐसे बनी है, डिस्कवरी, है ना, टू फाइंड समथिंग, राइट। क्योंकि रिसर्च करो आप किसी चीज़ की, टू है ना, रिसर्च अपन नहीं कह सकते पर उनको इंटेंशन वही है आगे जा करके जो है बंदा ऐसी इंटेलेक्चुअल स्किल जनरेट करे और रोट लर्निंग पे ना बिलीव करे वो, कि रट्टाफिकेशन वो करता रहे। आपको बताऊँ फॉरेन वगैरह में तो क्या होता है कि ऐसा होता भी नहीं है, आपको एक टॉपिक दे देते हैं, यू हैव टू, मेरे तो एक रिलेटिव भी रहते हैं, आपको खुद ही उस टॉपिक के बारे में सर्च करना है, खुद ही पढ़ना है और आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा। हमारे यहाँ पे तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, पीछे पीछे घूमते रहते हैं, मैम इंपॉर्टेंट बता दीजिए ऐसा करके। पर वहाँ पे तो ऐसे इंपॉर्टेंट का कोई केस, सब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन, ह्यूरिस्टिक मेथड फॉलो किया जाता है यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कोडिंग आपको सिखाई जाएगी, साथ ही साथ क्या है वोकेशनल एजुकेशन, लो सोने पे सुहागा, वोकेशनल एजुकेशन पे हम लोग कितना फोकस किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या है, वोकेशनल एजुकेशन मतलब उनको बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, एमबीए जब कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप, मैंने खुद एमकॉम 4th सेमेस्टर में जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था मैंने कहीं पे जो है इंटर्नशिप की थी। यहाँ पे जो है 6, 7, 8 क्लास में ही उनको एक शॉर्ट इंटर्नशिप्स, बहुत हाई लेवल नहीं, शॉर्ट इंटर्नशिप्स वगैरह करवा दीजिए, इससे उसको समझ में आए कि वर्किंग कैसे होती किसी चीज़ की, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम किया जाता है, स्किल बेस्ड बनाया जाए कुल मिला करके, है ना। हम लोग पढ़ते हैं अर्पित वगैरह आ रहा है, वो सब है ना बहुत हाई लेवल पे आ रहा है 10th के बाद और ये सब चीज़ें आ रही हैं, पर यहाँ पे 6, 7 और 8th क्लास में वोकेशनल एजुकेशन उसको दी जा रही है, शॉर्ट इंटर्नशिप्स कराई जा रही है, जिससे उसको समझ में आए कि वर्किंग एक्चुअली में होती क्या है। सिर्फ बेंच और डेस्क में रोज़ आना, पढ़ा के टीचर घंटी होने के बाद भगा देना बच्चों को बस में बैठा करके, ये कोई नहीं है। अब उनको अपना प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड से जोड़ा भी जाएगा, उनको लिंक करवाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वोकेशनल एजुकेशन, ये भी किस में हो रही है, ये भी हो रही है 6, 7 और 8th में। अब क्या करना है, अब जैसे ही पहले के ज़माने में, पहले क्या हुआ करता था हमारे साथ भी, हम लोग हिस्ट्री सिविक्स वगैरह पढ़ते थे, हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाता था, हमारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया जाता था, वो होता था 9th और 10th क्लास में। अब जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हो आगे जा करके, है ना, आफ्टर क्रॉसिंग योर 8th क्लास, है ना, 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद जो भी आप सब्जेक्ट लेने वाले हो उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाता है, जिससे आप कोई गलत फैसला ना ले बैठो और आप एक इंटरेस्ट डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है, कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, इसके बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा है, इसके बारे में समझना आपको अच्छा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं 6, 7, 8th क्लास में कि आप लोग जो 9th, अभी अब 11th क्लास में आपको नया सब्जेक्ट ही लेना है, 9th से ही ले लेना है, वो मैं 9th 10th 11th 12th जो है लास्ट का जो 4 साल बचे हैं, 5, 3, 3 तो हो चुका है, 4 जो बचा है उसमें बताऊँगा कि जो 9th में आपको नया सब्जेक्ट लेना है उसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक्स प्रिलिमिनरीज पहले बता दीजिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट हो, जनरेट हो कि किस तरफ उसको जाने का मन कर रहा है और वो वही राह चुने। आजकल देखो एक बंदे ने क्या किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, फिर उसने कुछ और किया हुआ है, कोई और मास्टर डिग्री एमए किया हुआ है, फिर आगे जाकर के वो जॉब जो है एक तरीके से पीओ एज अ, है ना, किसी कॉल सेंटर में कर रहा है। तो ये क्या है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसको किसी चीज़ का, कोई चीज़ तो मैच ही नहीं कर रही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे मैंने ये बताया कि आपको एक बेसिक पहले ही बता दिया जाएगा 6, 7, 8th क्लास में, जो आप सब्जेक्ट चुनने वाले हो 9th क्लास में, जो कि पहले आप 11th में हम लोगों ने चुना है वो अब 9th में ही चुनना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दी जाए कि 9th और 12th की अपन बात करते हैं, जो कि 4th अपन कह सकते हैं, 5+3+3 अब लास्ट 4 आ चुका है, ये है 9th to 12th। अब आ चुके हैं हम अपने, हमारा स्कूल जो है वो एंड होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ किया है, यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हमारे पास क्या होते थे, मैं खुद उस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। जब 11th क्लास में मैं था तो हमारे स्कूल में मैथ्स नहीं थी, हमारे स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे आईपी एंड हिंदी ओनली, बट आई वांट टू हैव एन इंटरेस्ट इन मैथ्स 11th 12th में, बट ड्यू टू अ प्रॉब्लम कि वहाँ उस स्कूल में था नहीं, वो स्कूल से मैं बचपन से पढ़ रहा था, तो मैंने मैथ्स जो है नहीं 11th 12th में मैं ले पाया। उसके बाद जब मैं आया ग्रेजुएशन लेवल पे, 10th के बाद मेरे 2 साल की जो है गैप हो गया, उसके बाद जब मैं बैचलर्स किया तो हम लोग को पता है कि हम लोग इस वहाँ पे बिजनेस मैथ्स होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उस केस में, बिकॉज मेरा मैथ का जो है वो लिंक टूट चुका था और मैं लेना चाहता था। पर यहाँ पे 9th to 12th क्लास में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आप पे कोई बाउंडेशन ना हो,
अगर कोई इंसान जो है वो अपना सब्जेक्ट एज अ डांस चुनना चाहता है, अपना आगे जा कर के वो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, या कोई कोकुलर एक्टिविटीज़ में बनाना चाहता है, या एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, मैथ्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अब आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें जनरेट कर सकते हो अपना आगे जा कर के अपना प्रोफेशन, आगे जा कर के अपना करियर, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस फ्यू स्ट्रीम्स। नाउ स्ट्रीम्स आर एक्सपैंडेड, you can select your stream, or you can choose your stream on the basis of your likes, on the basis of your interest, right। अब एक चीज़ और हुई 9th to 12th में, वो ये है कि अब पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। अब डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी हुआ होगा, समझ में आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस किया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव होते भी थे तो 5 नंबर के होते थे, अब इस तरीके से पेपर की डिज़ाइनिंग होगी कि ऑब्जेक्टिव को भी वेटेज मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी वेटेज मिलेगा, समझ में आ रहा है। जिससे क्या है कि हम लोग आज की डेट में बात करें, बहुत सारे टीचर्स हैं, ये एक बहुत कड़वा सच है, हम लोग मैं तो खैर ऐसा नहीं करता, पर मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा ऊपर से बहुत ज़्यादा यार 5-6 पेज भरे हुए हैं इस पर्टिकुलर आंसर के। चलो 10 नंबर का है, 5 पेज भरे हैं, चलो 8 दे दिए, भले अंदर उसने गाने लिखे हों, क्या मतलब हुआ उसका, क्या मतलब हुआ आपका इसका। पर ऑब्जेक्टिव में वो असेस कर सकता है ना कि इस 4 में से और कोई आंसर तो हो नहीं सकता, और आगे आंसर बी है और आपने सी सेलेक्ट किया, मतलब आपका आंसर गलत हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। आजकल ऐसा ही हो रहा है, टीचर भी काम चोरी कर रहे हैं। किसी को अगर अदरवाइज़ लेना हो तो आप लोग मत लीजिएगा उसको, बिकॉज ये एक ट्रुथ है, ये एक सच है। इसके साथ साथ क्या है कि ई कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अब ई कंटेंट है बिकॉज हम सब देख रहे हैं कि आईसीटी जो है वो कितना चरम सीमा में, और आज आईसीटी की वजह से ही शायद हम लोग जो है आपस में बात कर पा रहे हैं, आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं, हम लोग अपने लेक्चर्स डिस्कोर्स कर पा रहे हैं आपके ऊपर। तो ई कंटेंट भी फोकस किया जाएगा उसके ऊपर। ई कंटेंट मतलब अब बच्चा बड़ा हो गया 9th to 12th में, अब उनको ई कंटेंट भी दिया जाएगा, जिससे जो पेपर लेस जो स्टडीज़ हैं उनको एनकरेजमेंट मिले। हर बार जो है वो पोथों के पीछे ना बैठा रहिए कि बुक्स। अब ई कंटेंट भी दिया जाएगा, जिससे अपनी सहूलियत के बेसिस पे वो लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, आईपैड वगैरह में वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो अब आ गए हम, अब 12th हो गया, अब 12th का कंप्लीट हो गया, पर 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो बचे हुए हैं, वो कौन देगा। ये 5+ आई थिंक आपको ये 5+3+3+4 सब समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में बनाने की कोशिश की बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज थे इसमें, और बहुत सारी क्वेरीज आई थी। अब बोर्ड एजुकेशन की भी हम लोग सुन रहे हैं, बोर्ड एजुकेशन का भी पैटर्न चेंज हुआ है। बोर्ड एजुकेशन मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का भी जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है। और वो क्या पैटर्न है बोर्ड एग्ज़ाम का, वो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो इंसान, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रट्टा मार रहा है, जो रट्टाफिकेशन कर रहा है, रोट लर्निंग कर रहा है, वो बहुत आगे आगे बढ़ता जा रहा है। उसको ऐसे कंठस्थ हो चुके हैं, रट चुका है वो इंसान कि वो अच्छे नंबर ले आते हैं। पर अब वो इंसान आगे नहीं जा पाएगा अनफॉर्चुनेटली। अब वो इंसान आगे जा पाएगा जिसके पास नॉलेज होगी। मतलब अब हम लोग क्या करते थे 12th क्लास में, हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। इवन अगर कोई साइंस से बिलोंग कर रहा होगा, या हम लोग का भी इवन अकाउंट्स वगैरह में कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, पर कुछ ना कुछ जो है प्रैक्टिकल हम लोग से पूछते थे कि चलो बताओ कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन करो, इसमें बताओ कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों पे और फोकस किया जाएगा। मतलब अब जो दायरा है वो प्रैक्टिकल का, नॉलेज बेस्ड का बढ़ जाएगा, और रोट लर्निंग का जो है वो कम हो जाएगा। पहले के ज़माने में अगर हम अपनी बात करें तो क्या होता था, पहले हम लोग को क्वेश्चन दे दिया, बोर्ड एग्जाम आ गया, चलो लिख के हम लोग बाहर निकल गए। अब केस स्टडीज़ इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। मतलब इनफैक्ट अगर आपका पेपर भी हो रहा है ना, तो उसमें भी आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल लिखी जाएंगी। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, है ना। चलो बुक कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा करके नहीं करना है। अब बुक कीपिंग के बीच में क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे कि अपन आगे जा करके केस स्टडीज़ करते हैं, सीए वगैरह वाले भी बहुत केस स्टडीज़ करते हैं। इससे सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला आगे ना जाए, जिसको उसका आंसर सही पता है वो इंसान आगे जाए। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स का मुझे लगा, जिससे वही इंसान आगे जा पाएगा जो हकदार होगा, और जो उस चीज़ को रिजर्व नहीं करता होगा वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें क्रीम पता चल पाएगी, हमें टैलेंट पता चल जाएगा। चलो बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं, अब आ गए अपन नेक्स्ट में, दैट इज़ योर कॉलेज लाइफ। अब कॉलेज लाइफ आगे भी सुनिए ध्यान से, क्योंकि कॉलेज लाइफ के तुरंत बाद रिसर्च की भी बातें होंगी यहाँ पे। कॉलेज में अगर अपन आ चुके हैं, कॉलेज में क्या है, अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। सपोज़ कोई इंसान बीकॉम करने वाला है, बीकॉम ऑनर्स करने वाला है, वो उसका मेजर स्पेशलाइजेशन हो गया, उसने एडमिशन लिया आफ्टर 12th। अब क्या है, अब जैसे ही उसका चूज़ हो जाएगा मेजर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद वो एक माइनर स्पेशलाइजेशन भी चुन सकता है एज अ सेफर साइड। जैसे कि कोई इंसान बीकॉम के साथ साथ करना चाहता है फैशन डिज़ाइनिंग,
तो वो चुन सकता है। जिससे अगर सपोज बीकॉम में उसका आगे जाकर के इंटरेस्ट ना हो या बीकॉम में उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो उसके पास एक बैकअप होना चाहिए और ये डिप्रेशन और सुइसाइड के जो केसेस हैं वो बंद हो जाए कि बिकॉज पर्सन डोंट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब हमारे पास भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम लोग ने भी बीकॉम किया, एमकॉम किया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारा कि हम लोग आगे जा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इसके अलावा अगर मैं सोचूं कि मुझे आगे जा करके चलो अब यू नो आर्ट्स की फील्ड में जाना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आगे जा करके फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना है, इंटीरियर डेकोरेशन की फील्ड में जाना है तो नहीं है, या जर्नलिज्म की फील्ड में जाना है तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना बैचलर है ना मास्टर है ना मेरा कोई सब्जेक्ट जर्नलिज्म से रिलेटेड था। तो क्या है, मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि मेजर स्पेशलाइजेशन तो आपका ठीक है चलेगा ही चलेगा, वो साथ ही साथ आपका एक माइनर स्पेशलाइजेशन भी आपको इनिशियल स्टेज में फर्स्ट ईयर में चुन लिया जाएगा, इसमें आपके पास स्कोप बढ़ जाए आपकी जॉब करने का। योर जॉब विल नॉट बी लिमिटेड टू ओनली बीकॉम की, सिर्फ बीकॉम वाली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आपके पास। फैशन डिज़ाइनिंग की भी अगर कोई वैकेंसी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी एक डाउट था मेरे पास कि सर ये कॉलेज में क्या सिस्टम चल रहा है, कॉलेज का थोड़ा बताइए आगे जाकर के। ये दूसरा डाउट है, पहला तो मैंने आपको बता दिया ये था 5+3+3+4 वाला, अभी दूसरा वाला था। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला है, सपोज यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आगे जाकर के रिसर्च वगैरह भी इसकी बात आएगी। फर्स्ट ईयर का कोई बंदा है, उसने फर्स्ट ईयर सिर्फ किया है, अब उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, वो ड्रॉप लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या चल रहा है, अगर उसने ड्रॉप लिया फिर वापस से उसको फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। पर ये है अभी अगर आपने फर्स्ट ईयर किया तो आपकी पढ़ाई की वैल्यू की जाएगी और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा सिर्फ कि येस दिस सो एंड सो पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड इज फर्स्ट ईयर। मतलब कोई इंसान ऐसा ना रहे कि मैं तो निठल्ला हूँ यार, मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया। कई सारे बीच में गैप हो जाते थे तो हम लोग कहीं कहीं जाते हैं कोर्ट कचहरियों में और वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये सब करके कहाँ थे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया है, फर्स्ट ईयर के बाद आप ड्रॉप लेना चाहते हो, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप बिल्कुल ले सकते हो, आपकी वो 1 साल की वैल्यू है। 2 साल बस कंप्लीट कर पाया हूँ मैं तो आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आपको डिप्लोमा मिलता जाएगा। थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो गया तो आपको मिल जाएगी डिग्री, है ना। यहाँ पे हुई आपकी डिग्री। 3 साल अगर आपने कंप्लीट कर दिया देन यू विल बी अवॉर्डेड एज अ डिग्री। अब कई जगह आप देख रहे हो कि 4 साल भी है, फोर्थ ईयर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ये थर्ड ईयर तो सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए जैसे कोई जॉब है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपको क्लर्क के लिए करना है तो आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आप फोर्थ ईयर में मत जाओ, आप थर्ड ईयर के बाद भी चले जाओगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये क्यों ऑप्शन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रखा है ना। कहीं कहीं जगह पे इवन हम अगर बात करें कि कई सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जहाँ ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है, उस केस में क्या है, उस केस में बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप 3 साल पढ़ो उसके आगे चले जाओ, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो। आपने ये हासिल किया है 3 साल का बिकॉज वहाँ पे एक एजेंडा था, एक वहाँ पे कह सकते हो आप लिमिट लगाई हुई थी कि एलिजिबिलिटी थी कि जो ग्रेजुएट है वही कर सकते हैं। आपके पास रिसर्च का इंटरेस्ट नहीं है, आपको रिसर्च का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या रिसर्च को आपको परस्यू नहीं करना आगे जाकर के, तो आप 3 साल की डिग्री लो और आप डिग्री लेके चले जाओ और आगे जाकर के अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। तो ये 3 साल की डिग्री अपन ने ली है जिससे आगे जाकर के जो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैंकिंग के एग्जाम का, जैसे कि अपन क्लर्क की बात करें, वो अपना कंप्लीट हो गया 3 साल के बाद। अब चौथे साल क्या होगा, जो लोग फोर्थ ईयर में जंप कर रहे हैं, फोर्थ ईयर वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसर्च की पढ़ाई की जाएगी, यहाँ पे आपको रिसर्च की नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि आगे जा करके ये इंसान जो है वो पीएचडी परस्यू कर सकता है, ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज की दी जाएगी और ये वही इंसान फोर्थ ईयर में प्रोसीड करेंगे जिनको आगे जा करके एक इंटेंशन रहेगी। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जैसे कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहता है, उसको पीएचडी नहीं करनी है। हम लोग आजकल देखते हैं बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर उनके पास डॉक्टर डिग्री नहीं है, पर स्टिल उन्होंने 12-12, 15-15 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, तो उनको रिसर्च की नॉलेज देनी है, तो वो फोर्थ ईयर में अपना एडमिशन करा के परस्यू करा सकते हैं। चलो, फोर्थ ईयर तो हो गया, ये आपका पूरा एक तरीके से ग्रेजुएशन कहलाया। उसके बाद आपका होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, ये डिपेंड करता है 1 साल का या 2 साल का, जैसा भी रहेगा आपका। सपोज कोई इंसान थर्ड के बाद डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहा है तो उसको 2 साल लेने पड़ेंगे। 1 साल वो रिसर्च पढ़ चुका है फिर वो 1 साल में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। कोई इंसान थर्ड के बाद डायरेक्टली नहीं किया उसने फोर्थ, तो उसको करना पड़ेगा, तो वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। जिसने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया तो 1 साल तो ऑलरेडी कर चुका है, तो वो सिर्फ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। अब यहाँ पे बात आ रही है पीएचडी की। अब उन्होंने बोला है, अब आपके डाउट्स आएंगे तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने 1-2 साल की है, आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग ये क्वेरी कर रहे थे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का ये माइंडसेट भी होता है, ये कड़वा सच है कि वो लोग एमफिल वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। मेरे पास भी ये क्वेरी आई है और
प्रेफरेंस होती है ये, आप मानो या ना मानो। अगर कोई इंसान ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल भी किया हुआ है, एमफिल के बाद वो अपना सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बना करके किसी यूनिवर्सिटी में सबमिट करता है तो उसको प्रिविलेज दिया जाता है, बिकॉज ही हैज़ मच मोर नॉलेज देन अ सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। अब यहाँ पे वो वाले पंगे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेफ साइड नहीं होगा, अब कंपटीशन हो जाएगा हाई, क्योंकि अब एमफिल हो गई है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब देयर इज़ नो मैंडेटरी। अब जो इंसान एमफिल कर रहे हैं वो तो करनी ही पड़ेगी ना, क्या टाइम बर्बाद करोगे आप लोग अपना, वो तो करनी पड़ेगी। जिस चीज़ में हाथ डाला है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन, अब सर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमफिल करना चाहते हैं, आप लोग एमफिल करना चाहते हो तो कोई नॉलेज आप ले लोगे, सर्टिफिकेशन कोर्स अब जगह जगह बट रहे हैं, तो सारे लोग अपनी वेबिनार अटेंड करके सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका रिज्यूम अच्छा हो रहा है ना, तो रिज्यूम अच्छा हो जाएगा आपका, आप सामने से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज क्या लाओगे। पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या। आपने एमफिल भी किया है, मुझे एमफिल में इंटरेस्ट है, मैंने एमफिल भी किया है, बात खत्म है ना। कोई आप डिग्री हासिल करने के लिए नहीं ले रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, आपको इंटरेस्ट है इसलिए आप कोई चीज़ कर रहे हो। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट किसी ने आपके ऊपर तलवार नहीं रखी हुई है। तो जो लोग आगे जाकर के एमफिल करना चाहते हैं तो वो उनकी विश है, आगे जाकर के पीएचडी में ये बायसनेस नहीं होगी या किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं होगा कि अच्छा आपने एमफिल किया हुआ है, अच्छा सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो एमफिल वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अब एक जैसा आंका जाएगा, बिकॉज सरकार ने बोला है, पोखरियाल जी ने बोला है कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई इंसान एमफिल ही करे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो क्वेरी बहुत सारी उठ रही थी। तो अगर आप एमफिल कर रहे हो अपना तो आप परस्यू करो बिल्कुल 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का और बचा हुआ है यू नो, तो आप उसको कंप्लीट कर लो तो आपकी एड ऑन हो जाएगा। पर आगे जाकर के जैसे एपीआई स्कोर है तो उसमें जो एडिशनल मार्क्स आपको मिलते थे एमफिल के, उसमें अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं कि कितने कितने पॉइंट्स एलोकेट हुए हैं, कोई रिवीजन नहीं हुआ है एपीआई स्कोर में। तो वो आगे जाकर के पोखरियाल जी लेके आएंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोग के साथ कि एपीआई में क्या क्या है। बाकी यहाँ पे पीएचडी आप डायरेक्टली कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। चलिए अब आ जाते हैं अपन, पोस्ट ग्रेजुएशन का समझ लिया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपन आ गए अपने पीएचडी लेवल पे। अब पीएचडी क्या है, पीएचडी जो हो गई आपकी 3 to 4 ईयर्स में। अब अगर अपन इसको समझें 3 to 4 ईयर्स अगर अपना हो चुका है यहाँ पे पीएचडी में, अपन ने 3 to 4 ईयर्स जो है वो एक तरीके से अपना टाइम लगाया पीएचडी में। मैं एकदम से स्टक इसलिए हो गया किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, खैर शायद कोई बच्चा रो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, वो ये है कि HECI ये जो है एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, या HECI जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। वो ये है UGC प्लस AICT या और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ थी उन सबको अबॉलिश कर दिया गया है। अब आ गया है HECI, ठीक है। अब HECI क्या है, अगर HECI की अपन बात करें तो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारे बीच में हुआ करती थी। अब वो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई, पोखरियाल जी ने वो अबॉलिश कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक रेगुलेटरी बॉडी आ गई है, वो है HECI, ठीक है। अब इसमें क्या होगा HECI में, HECI जो है वो एक तरीके से अब आपको रेगुलेट करेगी। पहले UGC क्या करती थी, आपको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। AICT जो है वो आपको अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग को टेक्निकल नॉलेज दिया करती थी। पर अब जो है ये सब चीज़ें अबॉलिश हो गई हैं और एक और सिर्फ आई है, दैट इज़ HEC, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुकी है। इसमें सारी की सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको अबॉलिश कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको आपके हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो ये एक नया डेवलपमेंट आया है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आ गए अपन नेक्स्ट केस में, वो ये है कि अब हम लोग के सामने बहुत सारे ये इशू आता था कि रिसर्च फंडिंग की प्रॉब्लम आती थी। हम सब लोग JRF वगैरह करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप वगैरह पढ़ते रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम लोग को कोई ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, हमें फंड्स मिले, जिससे हमारा जो है एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है बना रहे, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हमें मिलता रहे। वो क्यों होता है, बिकॉज हमें सबको पता है कि हम लोग अगर अपन PhD परस्यू करें रेगुलर मोड पे तो आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते, ना ही आप कोई कह सकते हो आप कोई जॉब कर सकते हो या कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारी जो है एक तरीके से हमारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमारे को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, राइट। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक तरीके से एक बनी है, एक तरीके से एक फाउंडेशन बना है, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
NRF, ये NRF बनाया है, ये करेगा रिसर्च फंडिंग करेगा। ये रिसर्च फंडिंग उनको करेगा जो कि साइंस एज वेल एज सोशल साइंस के एस्पिरेंट्स हैं या साइंस और सोशल साइंस के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आई, दैट इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में ये जो एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई है पोखरियाल जी में, जिसमें जो लोग आगे जा कर के फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, उनको हम लोग फंडिंग कर सके और उनको एक रिसर्च का नॉलेज मिल सके बाय गिविंग सम फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस या फंड्स प्रोवाइड करेगी जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये एक मैंने नई चीज़ आपको बता दी। अब हम आ रहे हैं आगे, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो अपन समझ रहे हैं फास्ट। वो ये है कि नेट, यहाँ अपन बात करें टेट की बात करें या नेट की बात करें, इनका सर क्या केस है। जो लोग ये कह रहे हैं, हम लोग ने बहुत जगह ये सुना है कि जो नेट है वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है या नेट को अबॉलिश कर दिया जाएगा, पर नेट और टेट जो है वो एक तरीके से अगर अपन बात करें वो मैंडेटरी है आज भी, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया पोखरियाल जी ने जिसमें ये लिखा हो कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं उनको नेट, या स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको टेट वगैरह नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो आपको अफवाहें उड़ रही हैं या ये जो बातें उभर के आ रही हैं वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। तो नेट और जो टेट हैं या जो बेसिक अपन कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शो करती हैं, जो टेस्ट हमें बताता है कि वेदर वी आर एलिजिबल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉट, वेदर वी आर एलिजिबल एज अ टीचर इन स्कूल और नॉट, वो अभी भी जीवित हैं और आपको उतनी ही मेहनत करनी है इससे आगे जा करके आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो, बल्कि इनफैक्ट अब तो स्टेट फॉरवर्ड ये भी बोल दिया कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी, मैंने ये पढ़ा था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो रख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता भी है कि सिर्फ मास्टर्स कंप्लीट करके उन्होंने रख लिया है, पर अब ऐसा जो है बिल्कुल भी बाउंडेशन नहीं है। अब चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, नेट होना मैंडेटरी है। और अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो सेट उनके पास हो तो भी चलेगा, और नेट होगा नेशनल वाइड की बात कर रहे हैं तो भी होना चाहिए, और अगर स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे टेट होना चाहिए, ठीक है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए, अब इसके अलावा एक चीज़ और है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हम लोग आगे जा कर के ये भी बात करते हैं कि स्कूल्स वगैरह में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट होते हैं। अब वो लोग अपनी मनमानी फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, वो लोग एक तरीके से है ना, कोई भी बिल्डिंग फंड और फलाना ढिमकाना जो है वो फ़ीस चार्ज करते थे, पर अब जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोगों को, इनफैक्ट अभी ये भी एक न्यूज़ आ रही थी कि वो लोग किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकते अगर उसने फ़ीस पे नहीं की है, ठीक है। ये तो खैर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये तो कोविड की वजह से उन्होंने ये चीज़ निकाली है। बाकी ये निकाला है पोखरियाल जी ने कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो मनमानी फ़ीस चार्ज नहीं कर सकती। जो चीज़ जो फ़ीस है, जो कैलकुलेटिव है, जो रीजनेबल है, उसी को सिर्फ चार्ज करेंगे बच्चों से, जिससे एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंसेस वो ना एठें और एक एक तरीके से फ्रॉजरी या कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो उन चीज़ से जो है पूरी तरीके से उनको दूर रखा जाए और वो फ्रॉड वगैरह पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और लास्ट जो है मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ते जा रहे थे कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी को कितनी ज़रूरत है कि 6% ऑफ GDP जो है वो लगनी चाहिए हमारे एजुकेशन पे। और अब आप लोग देखिए कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं सरकार ने। तो पहले जो 4.4% ऑफ GDP लगती थी, अब उन्होंने बोला है कि हम 6% जो है, पूरी 6% ऑफ GDP लगाने की कोशिश करेंगे एजुकेशन पे। अभी भी उन्होंने ये बोला है, पर जिस तरीके से उन्होंने पूरा माइंडसेट लगाया है और बहुत अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जनरेट की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से कि 6% जो है वो लगना ही चाहिए और लग भी जाएगा, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है उन्होंने अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। तो आई होप कि जो डिज़र्व करता है 6% ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो लगना चाहिए एजुकेशन सिस्टम से, जिससे आगे जाकर के जो जनरेशन आने वाली है उनके अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो, और जो बेरोजगारी और गरीबी के कारण बच्चे मर जाते हैं या उनको ठेला लगाना पड़ता है या है ना वो नहीं पढ़ पाते, वो प्रॉब्लम हटे और हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी एक तरीके से एम्प्लॉयड हो और पॉवर्टी के दायरे से कहीं ज़्यादा हो या कम बाहर हो, बिल्कुल पॉवर्टी के लाइन से बाहर हो, बिल्कुल, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डाउट्स यहाँ पे कवर किए हैं, बिकॉज ये डाउट्स मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे थे। लिंक आपको जो है टेलीग्राम का और सक्सेस क्लासेस ऐप का मैंने दे दिया है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है और कोई और क्वेरी पूछनी है रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।